ओके जी, स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? देखो नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि कोई सरफेस है, उसकी खासियत क्या है कि उस पर जो पोटेंशियल होगा इक्वल होगा, यानी कि ऐसी सरफेस जिसके हर जगह, जिसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वह सेम ही होगी। A surface in electric field at which each point remains at equal or same potential known as equipotential surface। इसकी खासियत क्या होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जब सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो किन्हीं दो के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगी तो ऑब्वियसली वो जीरो ही आएगा। ओके, दिस मीन्स नो वर्क इज़ टू बी डन इन दिस, यानी कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, इक्वल पोटेंशियल पर है सरफेस पे। जैसे W इक्वल्स टू V की फॉर्मूला है और V की वैल्यू जीरो लगाई तो W जीरो आ गया। डायरेक्शन ऑफ E रिमेन्स परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। ठीक है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि वहाँ पे था दो फील्ड लाइंस नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है? अलग अलग शेप्स की हो सकती है। जैसे अगर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज है तो उससे आउटवर्ड होंगी फील्ड लाइंस, लेकिन जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल। और ये चार्ज के केस में प्लस चार्ज होता है तो आउटवर्ड होती है और माइनस चार्ज होता है तो इनवर्ड होती है फील्ड की डायरेक्शन। और यदि आपका जो लाइन चार्ज है, अगर लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज है, तो उससे उसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। फिर आता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज़ नॉट एंड द पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट कोइंसाइडिंग, वह वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसमें जैसे कि आपके एटम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और रिवॉल्व करते कौन? इलेक्ट्रॉन, उसके चारों रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्विंग का जो सेंटर है वो और न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में स्लाइट सेपरेशन है, स्लाइट डिफरेंस है पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव के सेंटर में, तो वो कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है जो कि -q + q यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल सेपरेशन, ये जो 12 डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, स्मॉल सेपरेशन पे रखकर जो एक सिस्टम फॉर्म होता है उसको हम डायपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए -q + q मीन्स इसमें माइनस और प्लस नेचर अपोजिट है, लेकिन चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इट इज़ सेम, इट इज़ q। और रखा कितने सेपरेशन पर? 12 बहुत छोटा सेपरेशन होता है। हम इसको 12 इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी हम आगे डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें 12 लेने से हमें कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज़ आप इसे DER कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हम 12 जस्ट फॉर कन्वीनियंस लेते हैं क्योंकि जो हमारे फॉर्मूलाज है उसमें इसकी हाफ लेंथ यूज़ होती है, इसलिए हम 12 लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? देखो P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। और ये जस्ट क्या होता है डायपोल मूवमेंट? इसमें दो ही चीज़ें हैं, चार्ज और डिस्टेंस। तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू देता है, P = Q2L। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका कि डायमेंशनल फार्मूला LTA होता है और इसकी डायरेक्शन -q से +q होती है। यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो होती है -q से +q, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ध्यान है प्लस से माइनस की तरफ होती है और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ कपल कहिए या टॉर्क कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है? देखिए ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, 12 सेपरेशन है, -q + q ये आपका पूरा डायपोल है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, किस पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसका फॉर्मूला जो होगा टॉर्क का वो था PE sin थीटा। पूरी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो टॉर्क निकल के आता है वो आता है PE sin थीटा, यानी P डायपोल मूवमेंट और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साइन थीटा यानी थीटा ये वाला एंगल जो कि फील्ड से डायपोल बना रहा है। अगर थीटा 0 है, साइन 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि अगर वो लीनियर बिल्कुल अलोंग द फील्ड ही रखा हुआ है तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। इससे हम निकाल सकते हैं P की वैल्यू टॉ x/E। थीटा 180 है तो भी टॉर्क 0 ही होगा। द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है कि डायपोल को आप घुमाना चाह रहे हैं, रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या वर्क डन करना पड़ेगा? उसका फॉर्मूला होता है ये, W = PE1 - cos थीटा। ये वही फील्ड से एंगल है थीटा। इफ़ थीटा 0 तो cos 0 sin 91,
तो 1 1 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू पी ई, यानी कि अलोंग रखा हुआ है तो आपको घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फील्ड में अलोंग द फील्ड रखा हुआ है और वो नहीं घूमेगा। थीटा 90 है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा पी ई, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई। यदि थीटा 180 है तो कॉस की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस +1, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पी ई। इफ़ रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, अब हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम 0 पे कर रहे हैं, 90 पे कर रहे हैं या 180 पे कर रहे हैं, हमने कहा थीटा 1 एंगल पे है और उसे थीटा 2 पे हम रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, जस्ट पी ई रहता है, बस ब्रैकेट में कॉस थीटा 1, इसकी जगह कॉस थीटा 1 आ गया और इसकी जगह कॉस थीटा 2 आ गया, बस इतनी सी बात है। इसमें एक्चुअल में ये मान लीजिए कि इस में हमने थीटा 1 को 0 ले लिया तो इसलिए ये वैल्यू 1 आ गई थी, वरना जनरल फार्मूला यही है, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में। इफ़ वर्क हैज़ टू बी डन, यदि आपको वर्क करना पड़े तो पॉजिटिव हो गया, और वर्क आपको रिसीव हो खुद ही हो जाए तो उसमें नेगेटिव होती है उस केस में। व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ब्रिंगिंग पैरेलल टू द फील्ड, तो W कैसा होता है माइनस पी ई, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी माइनस पी ई। व्हेन ब्रिंग एट एनी एंगल थीटा, और अगर आप उसे किसी थीटा एंगल पर ला रहे हो तो कैसी होगी यू थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो अगर थीटा 0 है तो माइनस पी ई, यही वाली कंडीशन हो जाएगी। ये स्टेबल स्टेट होती है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में। थीटा 90 है तो वो 0 हो जाएगा, और 180 है तो यानी उल्टा रखा हुआ है तो ये अनस्टेबल स्टेट होती है जिसमें प्लस पी ई आता है। थीटा 180 वाली अनस्टेबल स्टेट है और 0 वाली स्टेबल स्टेट है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल इन, देखो एक्सियल पोजीशन पे देख रहे हैं। एक्सियल पोजीशन क्या होती है कि डाइपोल की जो एक्सिस है उसके अलोंग किसी भी पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हैं तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाती है। एक्सियल मतलब उसकी एक्स पर, एक्सिस पर, डाइपोल की एक्सिस मतलब द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, तो उस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट पी है, सपोज ये पॉइंट पी है डाइपोल से आर डिस्टेंस पर, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो ऑब्वियसली बात है ये दो चार्ज से मिलकर बना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हम प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे इफेक्ट, माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए E1 का जो हमने लेंथ रखी है कम है, E2 की ज़्यादा है, वो इसलिए रखी गई है, E1 है माइनस क्यू की वजह से। अब देखिए माइनस क्यू दूर है, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो लेंथ, डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारी जो वैल्यू है ई की वो कम होगी, और यहाँ पे इस प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस क्या हो गया कम, डिस्टेंस कम तो ई क्या हो गया ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, तो इसलिए E2 को हमने बड़ा करके दिखाया है। अब सिंपली आपने E1 की वैल्यू निकालेंगे, E2 की निकालेंगे, उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब अगर ये E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करना है सीधे सीधे तो वो करेंगे तो हमें नेट ई मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आती है ये एक्सीएल पे आती है 1/4πε0 के 2p/r3, और डायरेक्शन कहाँ होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एंड अवे फ्रॉम पी। ऑब्वियसली E2 बड़ा है तो E2 की डायरेक्शन में ही तो होगी। नेक्स्ट है एक्सियल पोजीशन पर हम पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं हैंड टू हैंड। तो इसी पर देखिए V आप निकालोगे माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से, और दोनों को हम उनका नॉर्मल सम ही करेंगे विद साइन, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए इसमें हमें डायरेक्शन की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये निकल के आता है 1/4πε0 के p/r², नो डायरेक्शन एज स्केलर क्वांटिटी। अब बी केस आ गया। बी में क्या है कि जब आपका जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर पर है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है कि ये आपकी जो डाइपोल है उसके सेंटर पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हुई है जिसे बाइसेक्टर बोलते हैं, और इस पर कहीं भी कोई पॉइंट सिचुएटेड आप यहाँ निकालना चाह रहे हो, सपोज़ आप कहीं भी निकाल सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो, लेकिन चलो सपोज़ हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं जो कि पॉइंट P है और R डिस्टेंस पर है यहाँ से, ठीक है, और थीटा एंगल ये बना रहा है, ये और ये थीटा ही रहेंगे क्योंकि ये L सेम है और ये बाइसेक्टर पर है पॉइंट, ठीक है, ये थीटा एंगल है। तो अब क्या करना है वही सेम प्रोसेस, इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अब अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए ई की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये A1 इधर होगी। अब यहाँ पे इस प्लस क्यू की वजह से हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे तो वो प्लस है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो अवे जाएगा, तो इसी के अलोंग वो अवे जाएगा, तो E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी। अब हमको इनका नेट इफेक्ट देखना है, अलजेब्रिक सम करना है E1 और E2 का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इनके कॉम्पोनेंट्स करेंगे। E2 का कॉम्पोनेंट किया तो ये वाला तो हो जाएगा E2 cos थीटा और ये वाला E2 sin थीटा। ऐसे E1 का करेंगे तो E1 cos थीटा E1 sin थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा थीटा है,
क्लियर है। अब इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें इनसे मतलब है और इन दोनों से मतलब है। अब चूँकि E1 और E2 तो बराबर ही आएंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम ही आएगा, चार्ज सेम है, तो ये तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये तो बेकार हो जाएंगे। अब बचे कौन, ये दोनों, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो इस वजह से आपका जो ई इक्वेटोरियल पाएगा दोनों का सम अप आएगा, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों को जब सम अप करेंगे तो चूँकि E1 E2 के बराबर है तो 2E cos थीटा हो जाएगा, और इसमें आप E की वैल्यू लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो कि ये आता है। ई इक्वेटोरियल पे आता है 1/4πε0 के P/r³। ध्यान रखिए ये P/r³ है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक्सियल पे हमारा क्या आया था 2P/r³। तो यदि दोनों में रिलेशन देखें तो देखिए ई एक्सियल जो है ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस सेम है, एक्सियल पोजीशन पे भी डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और इक्वेटोरियल पोजीशन में भी 2 सेंटीमीटर दूर, हम दोनों का इफेक्ट देख रहे हैं ई की वैल्यू, तो एक्सियल पे ज़्यादा आएगी वैल्यू, इक्वेटोरियल पे कम आएगी, उसकी आधी आएगी। ठीक है। और इक्वेटोरियल में और क्या है, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम +q टू -q रहेगी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। यहाँ पर देखिए आपको दिख भी रहा है क्योंकि डायरेक्शन इधर जा रही है, तो +q से -q की तरफ जा रही है इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है। और v पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेटोरियल में तो वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही होता है, इसकी वजह से माइनस आएगा और इसकी वजह से प्लस आएगा, और डिस्टेंस सेम है, इसलिए अल्टीमेटली जब दोनों को सम अप करेंगे तो +- 0 हो जाएंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी इस लाइन पर कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 0। इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गॉस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी भी है और बहुत यूज़फुल भी है। इसके लिए कुछ टर्म हम सीख लेते हैं क्या होते हैं, जैसे कि हमारा एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर क्या होता है, अभी तक हमें ये पता था एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली चलो मान लेते हैं, लेकिन एरियल वेक्टर क्या है कि इसमें इन्होंने एरिया को भी वेक्टर क्वांटिटी माना हुआ है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरियल वेक्टर की किसी भी सरफेस को आप ले लीजिए, जैसे मैंने इतना पोर्शन लिया, इस ये वाला सरफेस इतना लिया, तो इसकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये एरियल वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन ये है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DA वेक्टर इक्वल टू DA इंटू एन कैप, यानी A वेक्टर इक्वल्स टू A यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो ये तो एरियल वेक्टर की बात हो गई जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और कैसे आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये वर्क करता है। अब आता है नेक्स्ट काम की चीज़ है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको देखो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एरिया/r²। सॉलिड एंगल होता क्या है, देखो 2D में तो जो सिंपल एंगल होता है वो आर्क की वजह से बनता है कि आर्क सेंटर पे क्या एंगल फॉर्म कर रही है, लेकिन अगर आर्क की जगह एरिया ही सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा हो तो उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे कि आप कोन का देख लीजिए, अगर कोन आपके हाथ में है तो उसका जो पूरा इधर से इधर तक जब हम ऐसे कर रहे हैं उसके सेंटर के ऊपर पूरी कोन भी कवर हो रही है, तो वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। या जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वेंडर जब सेल करता है तो उसके ऊपर एक कट लगा देता है, राउंड कट, और उस पीस को अंदर तक ले जाकर फिर जब कट करके निकालता है बाहर, तो उसके अंदर जो आपको एंगल दिख रहा होता है ना, पूरा एंगल, दैट इज़ योर सॉलिड एंगल। और वो पर्टिकुलरली जो एरिया आपने निकाला है उसी की वजह से तो है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है A/r², यानी जिस एरिया के लिए आप बात कर रहे हो और आर क्या है, उसकी सेंटर से दूरी उस एरिया की, तो ओमेगा इज इक्वल टू A/r², इसका फॉर्मूला होता है। जैसे ये आपने इतने एरिया को कंसीडर किया तो ये पूरा एरिया सेंटर पे ओमेगा एंगल फॉर्म कर रहा है और इसकी एरिया की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड परपेंडिकुलरली, और इसकी दूरी क्या है इस एरिया की सेंटर से, जहाँ से कि आप मेज़र करना चाह रहे हैं वो r है, तो फॉर्मूला हो गया A/r²। अगर पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल देखें तो क्या हो जाएगा 4 पाई आएगा। क्यों आएगा जी, पूरे स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई r² होता है, तो 4 पाई r² अपन r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। फॉर नॉन स्फेरिकल सरफेस और सेंटर ऑफ स्फेयर इज़ नॉट द पॉइंट। हाँ, अगर ऐसा हो कि हम प्रॉपर स्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म शेप नहीं है, या फिर डिस्टेंस जो आप जहाँ से नाप रहे हो वो स्फेयर का सेंटर नहीं है, तो उस केस में हम इस तरीके से बनाते हैं फिगर, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू DA cos θ/r², यानी इस DA का कॉस कॉम्पोनेंट आ जाता है उस डायरेक्शन पे, DA cos θ/r² फॉर्मूला बन जाता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को सीधे सीधे ऐसे मानिए नंबर्स हैं, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ये हमें उस चीज़ का आइडिया देते हैं कि यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे कि आपने अपने सर पे एक बुक रख ली है और उस पर कितनी बारिश की लाइंस पड़ रही हैं, तो इट इज़ लाइक दैट
कि आपको वो आइडिया देता है फ्लक्स की कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रही हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। ई ऑब्वियसली जब फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ए क्या है, किस एरिया में से पास करा रहे हो, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स होता है। देखिए ई वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये स्केलर टर्म है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है फ्लक्स की। तो फाई इज इक्वल टू, जब हमने इस डॉट प्रोडक्ट को खोला तो ई ए कॉस थीटा आ गया। ये स्केलर क्वांटिटी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट होती है। ml3t-3 a-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। इट कुड भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकती है डायरेक्शन पर डिपेंड करते हुए। तो डी फाई इज इक्वल टू, अगर हम स्मॉल एरिया के लिए लें तो स्मॉल फ्लक्स जो होगा डी फाई होगा। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर थीटा आपका जीरो है तो डी फाई आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस जीरो मैक्सिमम होता है। तो डी फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई डी ए। अगर थीटा लेस देन 90 है तो फाई कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो थीटा आपका फाई आपका कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ध्यान होगा ना ये इसमें क्वाड्रेंट्स में ए एस टी सी, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ 90 प्लस पे, तो इसलिए 90 माइनस लेस देन 90 पे तो ये कॉस आपका पॉजिटिव रहा, लेकिन मोर देन 90 पे आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू डी फाई की ई डी ए कॉस थीटा में कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आती है मेन चीज़, अभी तक तो हम बस बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, अब ये है गॉस थ्योरम एक्चुअल में है क्या। तो गॉस ने ये थ्योरम दी थी, गॉस ने फ्लक्स के रिगार्डिंग ये थ्योरम दी थी कि फ्लक्स निकालना हो तो इजीली कैसे निकालें। तो गॉस ने ये बताया था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, दो चीज़ें इन्होंने बताई थी जो ज़रूरी है, एक तो क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, सरफेस क्लोज होनी चाहिए, और उसके अंदर चार्ज होना चाहिए। तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो उस नेट चार्ज का 1/ε0 k गुना होगा, यानी उस नेट चार्ज का जो उस क्लोज सरफेस से बाउंड है उस नेट चार्ज का 1/ε0 k गुना होता है। अगर एयर है तो k की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सीधे सीधे 1/ε0 गुना हम कह देते हैं, 1/ε0 k टाइम्स ऑफ नेट चार्ज होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपकी सरफेस एक तो क्लोज्ड होनी चाहिए और उसके अंदर टोटल चार्ज क्यू नेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो ये फाई इक्वल्स टू ई डी ए तो डेफिनेशन से थी इसकी वैल्यू, लेकिन Q/ε0 की किससे, गॉस के अकॉर्डिंगली है। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम इनकी एप्लीकेशंस भी हैं जिनसे आप कई सारी इंटेंसिटीज़ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंडीशंस में, पर हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गॉस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या होना चाहिए, टोटल सरफेस पता होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, और उससे एसोसिएट नेट चार्ज पता होना चाहिए। तो आप बता देंगे उससे फ्लक्स कितना होगा, वो कितना होगा, उस टोटल नेट चार्ज का 1/ε0 k टाइम्स होगा। यदि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो है तो ऑब्वियसली उससे फाई भी ज़ीरो ही होगा। जैसे मान लीजिए उस क्लोज्ड स्फीयर है कोई हमारा और उसके अंदर एक डाइपोल रखा है, तो आपसे पूछा जाए इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, क्योंकि डाइपोल क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो यानी नेट चार्ज तो ज़ीरो हो गया। और ऐसे एक नहीं हज़ारों डाइपोल भी रख दिए जाएँ उसके अंदर तो भी आपका क्या होगा, फ्लक्स उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ज़ीरो ही होगा। या जैसे मैं बोलूँ +5 कूलम और -5 कूलम और +2 कूलम और -2 कूलम, ऐसे 4 चार्ज रखे हैं, तो अब आप बताओ उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, क्योंकि +5 -5 कैंसिल हो जाएंगे, +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे। तो कंडीशन ऑफ गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल। हाँ, इसकी जो कंडीशन है गॉस थ्योरम की वो कब एप्लीकेबल होती है, व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज फॉलोड, जब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा होता है, अदरवाइज गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होती है, वर्क नहीं करती है। अब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये हमें बताती है कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। तो द क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, किसी कंडक्टिंग वायर पे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, अगर वो कौन बताता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। फिर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो हमें बताती है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो वो हमें बताती है सिग्मा, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और अगर बात वॉल्यूम की हो तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है ये बताने वाली टर्म को हम रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल्स टू Q/V, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है ये हमें ये बताता है। तो यानी कि अगर लैम्डा निकालना है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ रख दीजिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है यानी सिग्मा निकालना है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया लिख दीजिए। और अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम रख दीजिए, आपको रो की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरीके से हम
इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और इनको यूज़ करेंगे आगे डेरिवेशंस पे, पर अभी हम उन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ये ग्राफ देखते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एट एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब एक कंडक्टिंग शेल है आपके पास, और कंडक्टिंग में आपको पता है चार्ज अंदर नहीं स्टे करता, बाहर आ जाता है, उसकी सरफेस पर आ जाता है सारा चार्ज और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ कैसा वेरिएशन आता है। तो ये आपकी डिस्टेंस एक्सिस है, आर एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस है। तो देखिए इसके अंदर चूंकि चार्ज नहीं है तो ई तो ज़ीरो हो जाएगा, अंदर ई ज़ीरो है, लेकिन सरफेस पे ई जब आर इक्वल्स टू आर है वहाँ पे ई मैक्सिमम हो गया है, और उसके बाद फिर फॉर्मूला आपका होता है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो उसी के अकॉर्डिंगली ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ये इंटेंसिटी थी, अब पोटेंशियल का देख लेते हैं। सेम चीज़ उसी के लिए, ये डिस्टेंस एक्सिस, ये वी एक्सिस है, पोटेंशियल एक्सिस है, दिस इज योर वी एक्सिस, इस पर पोटेंशियल देख रहे हैं हम, और ये आर इक्वल्स टू आर यानी सरफेस पॉइंट्स हैं, ये सरफेस की बात है। तो देखिए जब चार्ज ज़ीरो है तो इक्वल्स टू dv/dx से, आपका पीछे हमने बताया था लास्ट वीडियो में, तो उससे हमारा dv/dx क्या हो जाएगा, जब ई ज़ीरो है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा जहाँ तक चार्ज ज़ीरो है, यहाँ से यहाँ तक सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद चूँकि v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये इस टाइप से चलेगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर है आपका, जिसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, सारा चार्ज अंदर फैल जाता है, अंदर आ जाता है, अंदर भर जाता है। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है आपका। अब इससे वही चीज़ दूरी के साथ हम डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन देख रहे हैं। तो देखिए इसमें सेंटर पे तो इंटेंसिटी ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बढ़ रहा है चार्ज की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है, और सरफेस पर आते आते ये मैक्सिमम हो जाती है। फिर उसके बाद दूरी बढ़ाने पर, डिस्टेंस बढ़ाने पर, ये सीधे सीधे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² का फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इसके बाहर मैं आपको बता दूँ ये जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस सरफेस के बाहर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाला, लेकिन उसके अंदर ई प्रोपोर्शनल टू आर वाला काम कर रहा था। ये हम उसकी डेरिवेशन है पूरी हम उससे निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, पर हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये आपका डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है पोटेंशियल में। अब नेक्स्ट है वी विद आर ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। अब पोटेंशियल की वैल्यू देख लेते हैं। वही नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है आपका, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर ये भरा हुआ है, ये वी एक्सिस है, ये आर एक्सिस है। तो यहाँ पर सेंटर पे तो क्योंकि देखो चार्ज ज़ीरो है, तो इसलिए ये क्या है, पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया सेंटर पे। जीरो नहीं होगा, इस पे चार्ज हमारा सेंटर पे, ऐसा थोड़ी है चार्ज नहीं होगा, चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप इससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, v प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी। तो उसके लिए ये लीनियरली इस तरीके से डिक्रीज़ होगा। तो थ्रू दिस आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो पूछिएगा। थैंक यू फॉर द डे।